Good morning, students. Today's thought: the sign of beautiful person is that they always see beautiful in others. अर्थात एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वे हमेशा दूसरों की अच्छाई देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जो इंसान अच्छा होता है, स्वभाववश, नेचर वाइज, जो भी इंसान अच्छे होते हैं, जिनकी थिंकिंग अच्छी होती है, दूसरों के प्रति अच्छे विचार होते हैं, वह खुद के बारे में भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। उनका कभी अनादर नहीं करते, उनके प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखते और कभी उनके प्रति किसी भी तरीके का कोई भी गलत व्यवहार उनके साथ में नहीं करना चाहते हैं। अच्छे इंसान का यही संकेत होता है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड का चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम से शब्द से आप क्या समझते हैं बच्चों? विराम मतलब थोड़ी देर का विश्राम, थोड़ी देर रुकना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम। जैसे चलते चलते जब हम लोग थक जाते हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्यों? थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हमारे अंदर नई एनर्जी आती है, फिर हम नई एनर्जी के साथ में चलते हैं या कुछ दूसरा कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करते हुए थक जाते हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो उसी तरह हम अगर कुछ लिखते हैं, उसमें अगर थोड़ी देर नहीं रुकेंगे और किसी चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वो जो वाक्य है वह पढ़ने में, देखने में और सुनने में भी बहुत अटपटा सा लगेगा। अगर हम किसी को एक ही सांस में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ के सुना देते हैं, पूरा एक अनुच्छेद पढ़ के सुना देते हैं, तो सुनने वाले को कुछ अटपटा सा लगेगा। इसने कहीं रुका नहीं, थोड़ी देर विश्राम नहीं किया, तो ना सुनने वाले को समझ में आएगा और ना पढ़ने वाले को ढंग से कुछ तरीक़ा से समझ में आएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वह हम किसी कार्य को करते हैं, चलते हैं या लिखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए विश्राम या रुकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम चलते अवस्था में हैं तो हम रुक गए, साधारण से कहीं बैठ गए, थोड़ी देर विश्राम कर ली, थोड़ी देर पानी पी लिए, है ना, तो हमारा थकान दूर हो जाता है। उसके बाद हम नई ऊर्जा के साथ फिर चलना शुरू कर देते हैं, नया वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ रुकते हैं, तो उसके बाद फिर लिखना शुरू करते हैं, और अगर वहाँ पर हम कुछ किसी चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं और बाद में अगर देखते हैं तो हमारा रुकना और ना रुकना दोनों एक बराबर होता है। तो जिस जगह में हम रुके हैं वहाँ पर उचित चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। उचित चिन्हों के प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर वाक्य अधूरा है, कॉमा लगा, इसके साथ में दूसरा वाक्य जुड़ा है, या यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया है। तो ऐसे ही चिन्हों के बारे में, जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह, जहाँ हम रुकते हैं सेंटेंस में, वाक्य में, वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही चिन्हों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ के बताती हूँ बच्चों। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें कई बार रुकना पड़ता है। इसी प्रकार लिखते समय भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह विराम चिन्ह कभी कभी इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। यह विराम चिन्ह इतने पावरफुल होते हैं, महत्वपूर्ण मतलब पावरफुल होते हैं, इनका इतना इफेक्ट पड़ता है वाक्य में कि उस वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट होता और बदल भी जाता है। हम कुछ कहना नहीं भी चाहते, लेकिन हमारे चिन्ह हम उस वाक्य को और अच्छा प्रतीत करते हैं। जैसे पढ़ो, पढ़ो के बाद देखिए ये लगा है अल्प विराम, मत खेलो, उसके बाद पढ़ो मत खेलो, ठीक है। तो इसमें इन दोनों वाक्य में देखिए अंतर क्या है। उपयुक्त वाक्यों के शब्दों
के क्रमों में कोई अंतर नहीं है, केवल अल्प विराम, यह बच्चों अल्प विराम का चिन्ह है, के स्थान को बदलने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। इसमें वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ अल्प विराम का स्थान बदला गया है, जिसके कारण वाक्य में इफेक्ट पड़ा है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि पढ़ो के बाद अल्प विराम है, मत खेलो। अब इसमें कहा जा रहा है पढ़ो मत खेलो, तो इससे वाक्य में अंतर आया है। उसी तरह विराम चिन्ह का जब हम परिभाषा लिखेंगे तो हम इतने बड़े को दर्शाएंगे नहीं, कुछ परिभाषित रूप होते हैं, इस तरीके से हम उसे लिखेंगे। पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। अब हिंदी भाषा में किस किस प्रकार के विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके बारे में, उनके नाम और वो कौन से हैं और कहाँ लगते हैं, उनका क्या वर्क है, क्या काम है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पूर्ण विराम, वाक्य को पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अभिनव खेल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पूरे वाक्य के अंत में ये जो चिन्ह लगे हैं इसे ही हम कहते हैं पूर्ण विराम। इसके बाद है यह अल्प विराम, यह अल्प विराम का चिन्ह है। जब अपनी बात कहने के लिए हमें थोड़ी देर ठहरना हो, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हाँ के बाद देखिए अल्प विराम है, मैंने खाना खा लिया है। रामू मेहनती है, अल्प विराम, परंतु बेईमान नहीं है, पूर्ण विराम। ठीक है, रिया कॉमा यानी कि अल्प विराम, इसे कॉमा भी कहा जाता है। ओके, वसु तथा नेहा मेले में गए। जब एक से अधिक के बारे में भी बताते हैं तो सब नाम एक संग मिक्सअप ना हो जाए, इसके कारण बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें किया गया है। पिताजी बाहर से फल, सब्जी, दूध लाए। इन सब के बाद देखिए अल्प विराम लगाए गए हैं और उसके बाद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसी भी वाक्य के पूर्ण होने पर, खत्म होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा वाक्य हो और या कितना भी बड़ा वाक्य हो। ओके, उसके बाद है अर्ध विराम। ये यहाँ पर देखिए अल्प विराम में क्या है, सिर्फ एक साइन का प्रयोग है, इसमें एक बिंदी भी लगी है और अल्प विराम की साइन भी है। ओके, वाक्य में जब पूर्ण रूप से कम अथवा तथा अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर अर्धविराम लगाए जाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठो, कसरत करो। रिदम आया, इसके बाद देखिए चिन्ह का प्रयोग किया गया, बैग रखा और चला गया। ओके, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, यह देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। आप कल क्यों नहीं आए, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ऊर्ध्वधरण चिन्ह। ये देखिए जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण वाक्य के लिए, किसी के कथन के लिए, किसी के कथन को संबोधित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाए तो इन चिन्हों का प्रयोग होता है। मैंने कहा ना, किसी के कथन को हमें दर्शाना है तो इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन कथनों में किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इकहरा अर्धधरण ऊर्ध्वधरण चिन्ह, यानी कि इकहरा यानी कि एक
इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग किसी अक्षर, पुस्तक, लेख आदि के लिए किया जाता है। जैसे महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है। कल सभी व्याकरण माधुरी पढ़कर आना। ओके, किसी एक सिंगल अक्षर के लिए, किसी पुस्तक के लिए, किसी लोक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोहरा यानी कि डबल, जो डबल चिन्ह लगाते हैं, ऐसा चिन्ह कैसे, इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, देखिए परिश्रम करो, अध्यापक की कथन है ये अध्यापक का कहना है, उनकी वाणी है, उनका वचन है कि परिश्रम करो, तो इसे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। पिताजी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो इसे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। उसके बाद है छठा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यह देखिए, ये इस चिन्ह को दर्शाया गया है। एक लंबी लाइन है और नीचे बिंदी है। मन में उठने वाले भावों जैसे हर्ष, घृणा, शोक, भय, विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, उसकी मृत्यु हो गई। हाय के बाद यानी कि यह अफसोसजनक, शोक कर रहा है। शोक के बाद, शोक भरे शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आहा, हम जीत गए। और हर्ष में भी किया जाता है, जैसे यहाँ बताया, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, भय, किसी भी शब्द, छी छी, वाह, ऐसे शब्दों के साथ में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, ये दो शब्दों को जोड़ते हैं। अब इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। सुख और दुख ये दो शब्द हैं, इनको देखिए योजक शब्द के साथ जोड़ा गया है। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। माता पिता ये जोड़ा है, तो इन शब्दों के आगे ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, ऐसे शब्दों के बीच में योजक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह तो हो गए बच्चों हमारे पाठ। ओके, अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यह नंबर 1 का आंसर है। ओके, मैंने देखिए चिन्ह भी बना दिया है। ओके, नंबर 2, प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, ये देखिए चिन्ह भी बने हैं, चिन्ह के साथ बनाइएगा बच्चों। ओके, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण विराम यानी चिन्ह, ये देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओके, सारे जो चिन्हों के नाम लिखेंगे आप लोग, उसके साथ में उन चिन्हों को भी बनाना अनिवार्य है। ओके, तीसरा है, इकहरे तथा दोहरे ऊर्ध्वधरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। इसी के ऊपर इकहरे चिन्ह का ये साइन बनाइएगा और इसके डेफिनेशन को राइट कीजिएगा और एक उदाहरण साथ में। इसके बाद दोहरे ऊर्ध्वधरण चिन्ह का साइन बनाइएगा, डेफिनेशन राइट कीजिएगा, उसके साथ में एक उदाहरण। ओके, ये दोनों के एक एक उदाहरण के साथ में वाक्य और उनका डेफिनेशन यानी परिभाषा। ओके, ये आपको इसमें राइट करना है। चौथा प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसके लिए बच्चों यह देखिए यहाँ पर है इसका, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बताया गया है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में एक उदाहरण दे दीजिएगा। ओके, उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है आपका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। ओके,
अब इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन सब चिन्हों में से कौन से चिन्ह प्रयोग होते हैं? ये ओके, इसके सामने टिक लगाइएगा। इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा। लोमड़ी भोजन की तलाश में, यहाँ के बाद अल्प विराम, वहाँ घूम रही है। में मतलब इस वाक्य में इस यानी कि अल्प विराम के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? इसमें आएगा कौन सा चिन्ह? इसमें आएगा योजक के चिन्ह। ओके। घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम या पूर्ण विराम? विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ चिन्हों के नाम लिखे हैं और यहाँ चिन्ह दिखाए गए हैं। हमें चिन्ह के नाम से चिन्हों को मिलाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह बा नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम सा नंबर पूर्ण विराम। ओके। विस्मयादि बोधक या नंबर विस्मयादि बोधक नंबर 3। ऊर्ध्वधरण विराम यानी चिन्ह नंबर 4, ये दोहरे इन्वर्टेड कॉमा। योजक चिन्ह निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर देखिए ये वाक्य बने हैं बच्चों। यहाँ पर हम उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। रितेश, महेश, आदेश, निमेश तथा रवि मंदिर गए। तो रितेश के बाद कॉमा, महेश के बाद कॉमा यानी अल्प विराम, आदेश के बाद और निमेश और तथा बीच में लिखा है इसलिए यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगेगा और लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। ओके। दूसरा नंबर है अरे तुम कहाँ चले गए। अरे के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। धोबी बोला, दुखी धोबी बोला, अरे मेरा गधा ढूंढ दो। तो दुखी धोबी बोला, कोई मेरा गधा ढूंढ दो। तो इकहरा ऊर्ध्व विराम और पूर्ण विराम का चिन्ह। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। तो ये इनका कथन है। इनके कथन को ज्यों का त्यों लिखना है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल ऊर्ध्व विराम और पूर्ण विराम का चिन्ह। ओके। छी छी ऐसे गंदे स्थान पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। छी छी के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह और ऐसे गंदे स्थान पर तुम्हें नहीं आना चाहिए के बाद पूर्ण विराम। ओके। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने किया है लेकिन इसे आप लोग ना देखते हुए इसे अपने मन से इसे देखिए मैंने राइट कर दिया है। ये आप लोग स्वयं कीजिएगा इसलिए कि आप लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं जो पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। पढ़ने के बाद आप लोग इसे कैसे करेंगे इसका तरीका भी आप लोगों को आ जाएगा और एक आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके। तो कॉपी में आप लोग को करना है ये सारे प्रश्न, ये 1 2 3 4 नंबर तक प्रश्न सारे उत्तर बुक में हैं और एक्सरसाइज नंबर खा और गा। ओके। ये आपको कॉपी में करनी है और ये आपको बुक में ही करना और स्वयं करना है। ओके। सिर्फ राइट नहीं करना है, उसे राइट करके लर्न करना है। लर्न करके हाफ ईयरली के बाद यानी एनुअल के कोर्स के लिए आपको तैयार भी रहना है। जब आप लर्न कर लेंगे तभी आपका कार्य पूरा होगा और तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। और इसे कंप्लीट करने के बाद लर्न करने के बाद संडे के दिन होमवर्क भी सेंड करेंगे। ओके। थैंक यू।